नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 11 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वेटोरियल डायरेक्शन। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल डायरेक्शन। आज हम क्या पढ़ेंगे, इक्वेटोरियल डायरेक्शन। क्या होती है इक्वेटोरियल डायरेक्शन, हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, लेकिन एक बार हम इस लेक्चर में दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, ये क्या है, हमारा एक डाइपोल है। अगर मैं यहाँ पर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का एक पेयर बनाऊं, इस पेयर को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी ली थी हमने, 2L ली थी। इसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ डाइपोल बोलते हैं। और जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है वो कहाँ की ओर होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। एंड डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, Q इंटू 2L के बराबर होता है। और इस एक्सेस को हम क्या बोल देते हैं, एक्सेस ऑफ डाइपोल बोल देते हैं। दिस एक्सेस इज नोन एज एक्सेस ऑफ डाइपोल। अगर मैं एक्सेस ऑफ डाइपोल के नॉर्मल कोई भी एक एक्सेस खींचता हूं, ये मैंने क्या कर दी, एक एक्सेस खींच दी या एक लाइन खींच दी जो क्या है, एक्सेस ऑफ डाइपोल के नॉर्मल है। और इसी डायरेक्शन को मैं क्या बोल दूंगा, इक्वेटोरियल डायरेक्शन बोल दूंगा। तो दिस डायरेक्शन, ये ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे पीछे की ओर भी हो सकती है। तो इस डायरेक्शन को मैं क्या बोल दूंगा, इक्वेटोरियल डायरेक्शन। अब इस इक्वेटोरियल डायरेक्शन में किसी पॉइंट पर मुझे क्या करना है, इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और यही क्या रहेगा, हमारा एम रहेगा। अगर एम समझ में आ गया है तो फटाफट से हैंड डालो, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वेटोरियल डायरेक्शन। हैंड डालना और फिर उसके नीचे लिखना, लेट अस कंसीडर वी हैव ए डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P व्हिच इज इक्वल टू Q इंटू 2L एज सोन इन फॉलोइंग फिगर। जैसा कि निम्न चित्र में दिखाया गया है। तो मैं यहाँ पर चित्र बना रहा हूँ, थोड़ा सा जहां पर ये बना रहे हो ऊपर जगह छोड़ना, क्योंकि ऊपर क्या बनेगी, चीजें बनेगी, ठीक है। तो इस तरह से मान लिया मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक डाइपोल है इस तरह से। और इस डाइपोल में हम सब जानते हैं दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और उतना ही एक नेगेटिव। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ डाइपोल बोलते हैं। लेट अस से दिस सेंटर ऑफ डाइपोल इज O। सेंटर ऑफ डाइपोल से इसकी डिस्टेंस हमने कितनी ली थी, L ली थी। और यहां से ये डिस्टेंस कितनी होगी मेरे पास, L होगी। हमें क्या करना है, इस डाइपोल के इक्वेटोरियल डायरेक्शन में, मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्केल का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत जो हमारा डायग्राम है वो कैसा बनता है ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो डायग्राम ने सटीक बनना क्या है यहाँ पर बहुत जरूरी है। तो ध्यान से आप पहले मुझे देखोगे और फिर वीडियो को पॉज करके फिर डायग्राम बनाओगे, ठीक है, ओके। नाउ ये क्या है, इसका सेंटर है। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं वो सब कहां से मेजर करते हैं, सेंटर से मेजर करते हैं। देखो इक्वेटोरियल डायरेक्शन ये भी हो सकती थी, दिस इज also we can also say that this is equatorial direction because this is axis of dipole और इसके नॉर्मल है, तो कैसे डायरेक्शन होगी ये, इक्वेटोरियल डायरेक्शन। लेकिन हम क्या प्रेफर करते हैं, डायरेक्शन को या फिर डिस्टेंस को कहां से मेजर करना प्रेफर करते हैं, डाइपोल के सेंटर से मेजर करना पसंद करते हैं। इसलिए जो मेरे पास पॉइंट होगा उसको मैं कहां से मेजर करूंगा, इसके सेंटर से। तो इसके सेंटर से मैंने क्या खींच दिया, यहां पर इस तरह से एक नॉर्मल खींच दिया। तो ये मैंने क्या खींच दिया, एक नॉर्मल खींच दिया। और इस नॉर्मल में या फिर इस एक्सेस में यहां पर एक पॉइंट क्या है मेरे पास, P है। और इसी P पॉइंट पर मुझे क्या करना है, इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। और ये एंगल कितना है मेरे पास, यहां पर 90 डिग्री है। और मान लिया O से लेकर P तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है मेरे पास, R है। ठीक हो गया, ओके। अगर इतनी बात समझ में आ गई, अब मुझे क्या करना है, इस डाइपोल के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कैसे निकालेंगे, कल भी हमने डिस्कस किया था। अगर मुझे इस डाइपोल के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पहले क्या करूंगा मैं, इस प्लस Q चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दूंगा, फिर इस माइनस Q चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दूंगा, फिर जो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा उसका वेक्टर सम कर दूंगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर क्वांटिटी। और उन दोनों का वेक्टर सम करने के बाद जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डाइपोल के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। ये बात समझ में आ रही है। और ऐसा करने के लिए मुझे क्या चाहिए, पहले यहां पर ये डिस्टेंस चाहिए यहां से लेकर यहां तक। तो ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए आप भी ऐसे स्केल का यूज करना। मैंने पहले ही बोला कि डायग्राम के यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डिस्टेंस क्या निकल के आ गई, इसको मैं P पॉइंट बोल दिया, इसको मैं कुछ B पॉइंट बोल देता हूं, और इस पॉइंट को मैं कुछ
ए पॉइंट बोल देता हूँ, और मुझे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भी चाहिए, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ऐसे हम क्या खींच देंगे, एक लाइन खींच देंगे यूँ करके। और डायग्राम ध्यान से बनाना, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, नाउ अब जरा एक बात समझो, अगर मैं ये डिस्टेंस निकालना चाहूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, आप निकाल सकते हो। देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना POB, और ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है POA। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये मेरे पास क्या है, बेस है। अगर मैं इसे क्या बोल रहा हूँ, एंगल थीटा बोल रहा हूँ, तो ये मेरे पास क्या है, बेस है, और ये मेरे पास क्या है, नॉर्मल है, और ये क्या हो जाएगा फिर, हाइपोटेनियस। बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस। और हमने ये पढ़ा हुआ है हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो फ्रॉम दिस फिगर जो मेरे पास PB निकल के आ जाएगा, वो किस कलर आएगा, देखो देखो करी दो यहाँ पर, तो यहाँ देखो, तो इन ट्रायंगल POB मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, PB का स्क्वायर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू PO का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा मेरे पास, OB का स्क्वायर। इसको आप ऐसे बगल में ऐसे ब्रैकेट बनाओ, उस ब्रैकेट के अंदर ये सारी कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। तो मुझे PB तो चाहिए भाई, तो PB का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, PO कितना है मेरे पास, R का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस OB कितना है मेरे पास, L है, तो कितना आ जाएगा, ये L का स्क्वायर आ जाएगा। तो PB इक्वल टू कितना आ गया, ये अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है मेरे पास, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के बराबर है। अब सेम ये भी L है, ये भी R है, तो यहाँ पर भी ये डिस्टेंस भी कितनी निकल के आएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ पर PB इक्वल टू दिस थिंग एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू PA। ये किस कलर होगी, PA की डिस्टेंस भी यही होगी, PA का जो मैग्नीट्यूड है वो भी इतना होगा। तो दिस इज R स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, L स्क्वायर। इसका मतलब ये लाइन इस लाइन के बराबर है, और ये इसके सेंटर से जा रहा है, तो फ्रॉम ज्योमेट्री दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। ज्योमेट्री क्या है, इंपॉर्टेंट है, मैं चौथी बार बोल रहा हूं। ओके, नाउ ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है एक, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, बताओ, आउटवर्ड होगा, इनवर्ड होगा, कैसे पता करते हैं। यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखेंगे Q0, इस टेस्ट चार्ज पर ये प्लस Q चार्ज जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा उस पॉइंट पर वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होगी। तो बताओ क्या करेगा, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो इसको रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो एट दिस पॉइंट P, इसको हटा दो यहाँ से, क्योंकि मैंने अज्यूम कर लिया, दिमाग में से सोच लो कि यहाँ पर टेस्ट चार्ज है। हर चीज बनानी नहीं होती, कुछ चीज हमें अपने दिमाग में अज्यूम करके चलनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर टेस्ट चार्ज है मेरे पास, उस पर कहाँ के वो फोर्स लगा, इधर की ओर, और जिस डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगेगा तो दिस डायरेक्शन विल बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होगा मेरे पास, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस वे। तो इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। एंड लेट अस से दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज E1, इसको मैंने क्या बोल दिया, E1 बोल दिया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको। नाउ अब अगर मैं इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो बताओ ये क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखूंगा उसको क्या करेगा, ये अट्रैक्ट या फिर रिपेल, आंसर उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर अट्रैक्ट करेगा तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कहाँ की ओर होगी, इधर की ओर, यानी एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज विल बी इन दिस डायरेक्शन। ओके, अभी आप मत बनाना, मैं पहले बोल रहा हूं, पहले ध्यान से समझ लो। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की ओर होगा, इधर की ओर। लेट अस से दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज E2, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, E2 वेक्टर होगी। अब यहां पर मुझे ये बताओ कि ये एंगल बिटवीन E1 एंड E2 कितना होगा। देखो अगेन क्लास 8th में हमने क्या पढ़ी थी, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि भाई अगर मेरे पास इस तरह से एक ट्रायंगल है, ओके, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल। तो दिस एक्सटीरियर एंगल, दिस वन इज इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल, यानी कितना आ जाएगा, ये 2 थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो एंगल हुआ, अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 थीटा। ये एंगल कितना आ जाएगा मेरा, 2 थीटा आ जाएगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, क्या E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा या अलग अलग होगा। तो आंसर है, एक बार कर लेते हैं, पता चल जाएगा। तो सबसे पहले क्या निकाल दो भाई, E1 निकाल दो। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज, हिडन डालो, क्या ऐसे, मतलब हिडन नहीं डालिए, ऐसे लाइन लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू प्लस क्यू, Q1 नहीं, क्या आएगा प्लस क्यू। प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, देखो सिंपल हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है, एक पॉइंट चार्ज है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है 1/4πε0 Q/r² होता है। तो लिखो फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 1/4πε0 Q की जगह ये Q आ जाएगा अपॉन r²। r² करने का मतलब डिस डिस्टेंस का स्क्वायर, ध्यान देना ये r² मत कर देना, ये डिस्टेंस कितनी है, इतनी है यहां से लेकर यहां तक, तो कितना आएगा r², यानी इस पूरी चीज का स्क्वायर, यानी bp का स्क्वायर, यहां बोलते हैं pb का स्क्वायर, और pb की वैल्यू कितनी है √r² + l² है, तो इसका क्या आएगा होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये, दिस विल बी इक्वल टू √r² + l² का होल स्क्वायर। ओके, ये बात समझ में आई। अब देखो मैंने यहां वेक्टर लगा रखा है, तो यहां मुझे डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी। बताओ तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, तो या तो लिख नहीं सकता मैं यहां से इस डायरेक्शन में, तो बताओ कैसे लिखूंगा, या तो मैं क्या करूं इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर दूं, या फिर एक हमारे पास क्या होता है इससे भी सस्ता उपाय होता है, मैं क्या बोल दूं B2P बोल दूं, तो क्या हो जाएगी डायरेक्शन इसकी B2P। ओके, बड़ा सिंपल है, डायरेक्शन कहां से कहां की ओर होगी, B से P की ओर, और साफ साफ डायग्राम में दिख रहा है कि भाई E1 की डायरेक्शन कहां से कहां की ओर है, B से P की ओर है। क्लियर है इतनी बात? ओके, अगर इतनी बात क्लियर है, थोड़ा सा मैं सॉल्व कर सकता हूं, ये स्क्वायर को सॉल्व करूंगा तो रूट हट जाएगा, तो यहां से मेरे पास क्या निकल के आया, E1 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0, दिस इज Q अपॉन कितना आ गया ये r² + l², रूट हट जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास, डायरेक्शन B से P की ओर आ जाएगी। सेड सम इक्वेशन नंबर 1, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। अब ऐसे क्या कर दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज निकाल दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज, तो बताओ -q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगेन सेम ही रहेगा, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज सेम, इसका मैग्नीट्यूड सेम है, तो सब कुछ क्या रहना है, सेम ही रहना है, और ये L है जो कि मिट चुका है, तो यहां से मेरे पास E2 वेक्टर, E2 मैंने अज्यूम कर रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज इज इक्वल टू E2, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 1/4πε0 Q/r², यानी इस √r² + l² का होल स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, तो हटा दो रूट, मैं ये चीज नहीं कर रहा, मैं सीधे ये वाला आंसर लिख रहा हूं, तो कितना आ जाएगा ये r² + l² आ जाएगा। देखो रूट आएगा और रूट के ऊपर स्क्वायर आएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो कितना बचेगा r² + l²। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मुझे जैसे यहाँ पर 2 स्टेप यूज किए, यहाँ भी 2 स्टेप यूज करने की जरूरत है। ओके, क्लियर बात। नाउ अब देखो यहाँ मैंने वेक्टर लगा रखा है, तो यहाँ मुझे डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी। बताओ डायरेक्शन, देखो मैंने अभी बोला था डायरेक्शन लिखने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो मैं क्या करूं इस डायरेक्शन में, E2 किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, या तो मैं इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर दूं, पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका जो थोड़ा सा सस्ता है वो ये है, मैं सीधे क्या लिख दूं P2A लिख दूं, क्या आ जाएगा डायरेक्शन, यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, P से कहां की ओर, A की ओर। नाउ सेड इज सम इक्वेशन नंबर 1। अब एक बार इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को गौर से देखो, और E1 और E2 के मैग्नीट्यूड के बारे में और इन दोनों की डायरेक्शन के बारे में कमेंट करो। पहली बात, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, ये B से P की ओर है और ये P से A की ओर है, इट मीन E1 एंड E2 हैव डिफरेंट डायरेक्शन, जो कि मुझे यहां से भी दिख रहा था, ये मुझे पहले से क्लियर था, लेकिन मैग्नीट्यूड के बारे में मुझे थोड़ा सा शंका थी कि वह मैग्नीट्यूड सेम होगा या अलग अलग होगा। एक बार गौर से देखो, ये मेरे पास कितना है 1/4πε0 Q/r² + l², दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ इतना, डायरेक्शन को हटा दो क्या बचेगा, मैग्नीट्यूड बचेगा, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ E1। अब इधर आओ, मैग्नीट्यूड ऑफ E2 देखो भाई, ये भी कितना है 1/4πε0 Q/r² + l², इट मीन E1 एंड E2 हैव सेम मैग्नीट्यूड। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज क्या पता चली कि E1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू E2 का मैग्नीट्यूड। अब डायग्राम में आ जाओ भाई, अब डायग्राम में आओ। हम सब जानते हैं अगर मुझे किसी भी वेक्टर को दिखाना है तो ऐसे दिखाता हूं, और ये जो लेंथ है किसको दिखाती है, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दिखाती है। इसका मतलब यहां पर ये जो वेक्टर है वो इस वेक्टर के बराबर होगा, ये बात समझ में आ रही ना, यानी ये जो लेंथ है यहां से यहां तक वो इस लेंथ के बराबर होगा। और जब ये बना रहे होगे आप, तो इस बात का ध्यान रखना,
स्केल से नाप लेना कि भाई ये लेंथ इस लेंथ के बराबर है या नहीं है। ओके, ये बात समझ में आ गई आपको। अगर ये दोनों बराबर हैं, अब हम क्या करेंगे, आगे को प्रोसीड करेंगे। अब मुझे क्या करना है, यहां पर इन दो वेक्टर को ऐड करना है। वही तो मैंने बोला था कि अगर मुझे यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस डाइपोल, तो मैं क्या करूंगा, पहले E1 निकालूंगा, फिर E2 निकालूंगा, फिर दोनों का वेक्टर सम कर दूंगा। और वेक्टर सम करने के लिए किसका यूज करेंगे हम, पैरेललोग्राम मेथड का यूज करेंगे। तो मैं क्या बनाऊंगा, अब यहां पर एक पैरेललोग्राम बनाऊंगा। तो बना दो पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले इसके पैरेलल एक लाइन खींच दो यहां पर यूं करके। ओके, तो ऐसे मैंने एक इसके पैरेलल लाइन खींच दी, और फिर उसके बाद इसके पैरेलल ऐसे लाइन खींच देंगे, इसके पैरेलल। तो क्या आ गई है, एक लाइन ऐसे आ जाएगी यहां से। ओके, फिर क्या कर देंगे, यहां से ये डायगोनल मिला देंगे। मिला दिया, ये आ गया भाई, ये मेरे पास क्या आ गया, ई आ गया। दिस इज माई रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे पूछते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, जो कि इस डायरेक्शन में होगा। और ध्यान रहे, ये जो मेरे पास नेट ई आ रखा है ना, ये इस डाइपोल मोमेंट P के पैरेलल होना चाहिए, या फिर इसकी एक्सेस के पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं कह रहा हूं डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अगर ये पैरेलल नहीं आया है तो एग्जामिनर नंबर काट सकता है। ओके, और पैरेलल क्यों आया, बिकॉज बोथ है सेम मैग्नीट्यूड। क्लियर बात। ओके, नाउ अब यहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। करो फिर, ऐड करो दोनों को। नाउ मतलब आगे लिखेंगे, नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल कितना आ जाएगा बताओ, E वेक्टर विल बी इक्वल टू E1 वेक्टर और प्लस कितना आ जाएगा, E2 वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे पहले, तो कितना आ जाएगा, ये E वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E1 प्लस कितना आ जाएगा, E2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालने का बड़ा आसान सा तरीका है, किसका यूज करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ का। तो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, दिस विल बी इक्वल टू E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ E1 E2 एंगल बिटवीन E1 एंड E2, जो कितना है मेरे पास 2 थीटा है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर cos 2 थीटा आ जाएगा। ओके, क्लियर बात, ठीक हो गया, ये E2 होगा। नाउ एक चीज देखो, यहां से हमको पता चल रहा है साफ साफ कि E1 इक्वल टू E2, तो जहां E2 है वहां भी हम E1 रख सकते हैं। तो यहां मेरे पास क्या आ गया, देखो E1 का स्क्वायर प्लस E1 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ E1 और ये कितना आ गया यहाँ पर cos 2 थीटा आ गया। ठीक, तो अब जो सॉल्व हो रहे हैं सॉल्व कर दो। ये कितना हो गया मेरे पास, ट्वाइस ऑफ E1 हो गया, ये ट्वाइस ऑफ E1 स्क्वायर प्लस ये भी कितना आ गया यहाँ पर ट्वाइस ऑफ E1 स्क्वायर और ये कितना आ गया यहाँ पर cos 2 थीटा आ गया। एंड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, देखो यहाँ से E1 स्क्वायर 2E1 स्क्वायर कॉमन है, लेकिन अभी हम उसके अंदर ही है। ठीक है, अंदर कितना बच जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा बच जाएगा। क्लियर बात। देखो E1 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, मतलब इस रूट से बाहर आ जाएगा, और जब बाहर आएगा तो उसके ऊपर रूट भी बैठ के आएगा, तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचा है मेरे पास, E1 बचा, और अंदर बच गया मेरे पास कितना, ट्वाइस ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा। ओके, अब यहाँ पर आपको अगर बायो वाले हैं तो कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, वैसे इतना तो आना ही चाहिए। अगर मैथ्स वाला तो आपके लिए ये बाएं हाथ का खेल होने वाला है कि 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू कितना होता है, cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। कैसे आया समझ लेते हैं एक बार। ओके, देखो हमने एक चीज़ पढ़ी है क्लास 10th में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, साइन स्क्वायर थीटा निकालूं, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक चीज़ और हमने पढ़ी है, वो होता है क्या, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, अब इसकी वैल्यू को उठाओ, इधर पुट कर दो, तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आया,
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। इसको बाहर निकालो तो कितना आ जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 मैंने माइनस प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ गया, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू, ये 1 इधर गया तो 1 प्लस हो जाएगा, ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसको यहाँ से उठाओ, इधर पुट कर दो, तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आया, ई इक्वल टू E1 अंडर रूट ऑफ दिस इज 2 इंटू 2 और दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 इंटू 2 4 होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और ये सब रूट से बाहर आएगा तो कितना बचेगा मेरे पास, 2E1 कॉस थीटा बच जाएगा। तो दिस इज माई ई, ये क्या निकल के आया, ई निकल के आया। अब यहाँ पर क्या पुट करना है, E1 का मैग्नीट्यूड, तो E1 का मैग्नीट्यूड E2 के मैग्नीट्यूड के बराबर है, जो कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, या फ्रॉम इक्वेशन 1 मैग्नीट्यूड ऑफ E1 कैन बी रिटन एज, तो यहाँ से मेरे पास E इक्वल टू कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू E1 की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ये कितना आ गया, दिस इज R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी जो ब्रैकेट के अंदर लिखी है, या फिर इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, और इनटू कितना आ गया, ये कॉस थीटा आ गया भाई। अब कॉस थीटा की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी, बताओ कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू, देखो एक चीज़ हमने पढ़ी है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो लाल बट्टे कक्का पढ़ा होगा, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले पढ़ा होगा। और ये चीज़ किसको दिखाता है, कॉस थीटा को दिखाता है, कॉस थीटा इक्वल टू दिखाता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से मेरे पास इस ट्रायंगल में देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ से मेरे पास कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस कितना है मेरे पास L है, हाइपोटेनियस कितना है ये है, यानी कितना है मेरे पास है अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के बराबर है। तो दिस इज अवर कॉस थीटा। ओके, तो कॉस थीटा आ गया, उठा के वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से मेरे पास E इक्वल टू कितना आ गया, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज ट्वाइस ऑफ Q, और ये मेरे पास कितना आ गया नीचे R स्क्वायर और प्लस का L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, L अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो दिस इज अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस कितना आ गया, L स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी इक्वल टू, देखो यहाँ पर इसकी पावर कितनी है 1 है, यहाँ इसकी पावर कितनी है 1/2 है, अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो कितना आ गया ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, इस 2 को मैं इसके साथ लिख दे रहा हूँ, इंटू 2L, और अपॉन में कितना आया, इसकी पावर कितना आ जाएगा 1 प्लस 1/2 कितना होता है 3/2, यानी कितना आ जाएगा, देखो दिस इज R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की होल पावर 1 प्लस का 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये कैलकुलेशन करने के लिए मुझे यहाँ जगह चाहिए, मैं इसे मिटा रहा हूँ, ये लिख देना कॉस थीटा लिख लेना। तो यहाँ से मेरे पास कितना है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज Q इंटू 2L, और अपॉन में कितना आ गया, दिस इज R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की होल पावर कितना आ गया, ये 3/2 आ गया। ठीक है, तो दिस इज फॉर्मूला। अब इसको मॉडिफाई कर सकते हो आप, मैंने लेक्चर के इनिशियल में डिस्कस किया था कि P इक्वल टू कितना होता है मेरे पास, Q इंटू 12 होता है, जहाँ पर P क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है भाई। तो यहाँ क्या पुट कर देंगे, Q इंटू 12 की जगह P उठा के रख दो, तो E इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज P, और डिवाइड में कितना आ गया ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसकी होल पावर 3/2। तो दिस इज फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल इन इक्वेटोरियल डायरेक्शन। ओके, नाउ कल हम डिस्कस किया था इन जनरल हमारे पास डायपोल जो होते हैं, जैसे HCl एक डायपोल है, यहाँ पर H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, मेरे पास 2 आयन है, और ये डिस्टेंस क्या होती है 2L के बराबर होती है, और दिस 2L इज अप्रोक्सीमेटली 1.36 एंगस्ट्रॉम। ये बहुत छोटा नंबर है या बहुत बड़ा नंबर है, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल नंबर है, ये क्या है एक बहुत ही छोटा नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन जनरल व्हाट वी हैव दिस R इज वेरी वेरी लार्ज इन कंपेयर टू L, जो R होता है वो L से
बहुत बड़ा होता है। और हमने कल ये भी डिस्कस किया था कि अगर मैं दोनों स्क्वायर कर दूं, आर स्क्वायर लिख दूं, यहाँ एल स्क्वायर कर दूं, तो ये आर बढ़ेगा स्क्वायर करने पर, लेकिन एल और कम हो जाएगा स्क्वायर करने पर। इसका मतलब क्या हुआ, दिस आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन एल स्क्वायर। इसका मतलब एल स्क्वायर बहुत छोटा सा है और आर स्क्वायर बहुत बड़ा सा है। कल मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है, उनमें से आपने मुझे 1 रुपये दे दिया, तो क्या आपकी आय में, या बोलते हैं क्या आपकी जो वेल्थ है, जो आपकी कमाई है, उसमें कुछ फर्क पड़ेगा? आपको लगेगा कि मैं बहुत दुख होगा? आपको कोई दुख नहीं होगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से मान लिया आपके पास एक बहुत बड़ा रेत का ढेर है, उस रेत के ढेर में से आप एक रेत उठा लेते हो, सिर्फ एक रेत का मतलब छोटा सा कंकड़ उठा लेते हो, तो क्या जिसके वहां पर से आप रेत उठा रहे हो वो मिस्त्री आपसे बोलेगा क्यों उठाया तूने, मैं कैसे घर बनाऊंगा? ऐसा बोलेगा? बिल्कुल नहीं बोलेगा, उसको फर्क भी नहीं पड़ेगा। ऐसा होता है नहीं होता है? ऐसा होता है। तो ये जो मेरे पास एल स्क्वायर है, रेत का एक छोटा सा दाना है, और ये जो मेरे पास आर स्क्वायर है, ये क्या है, पूरा ढेर है। तो अगर मैं इसमें कुछ ऐड भी कर दूं, एल स्क्वायर ऐड भी कर दूं, या एल स्क्वायर इसके निकाल भी दूं, इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहां मेरे पास जो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहां पर मैं ऐड कर रहा हूं, मैंने कुछ ऐड कर दिया, मैंने एक दाना और डाल दिया उसमें रेत का, कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर स्क्वायर, ये अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर के बराबर ही होगा। ठीक है, तो अब ये है, तो यहाँ उठा कर रख दो फिर ये वैल्यू, यहाँ पर जहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है उसकी जगह सिंपल आर स्क्वायर रख दो। तो यहाँ से मेरे पास ई इक्वल टू क्या निकल के आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन दिस इज आर स्क्वायर इंटू, और यहाँ कितना आया 3/2, इससे ये कैंसिल, तो E इक्वल टू कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R की पावर 3। ओके, तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल electric field due to electric dipole in equatorial direction, and from here we can clearly see that कि this E is inversely proportional to R की पावर 3। किस पर डिपेंड कर रहा है? R की पावर 3 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, नाउ अब हम सब जानते हैं इट इज वेक्टर क्वांटिटी, तो हिंट डालो क्या, इन वेक्टर फॉर्म। कैसे लिखोगे इन वेक्टर फॉर्म? कल भी हमने लिखा था, आज भी हम क्या करेंगे, लिखेंगे, लेकिन आज हम थोड़ा बहुत जो डायग्राम मैंने पहले बनाया था, जिसको बनाते समय हमने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा था, उस डायग्राम की हेल्प लेंगे। तो यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म क्या आ जाएगा, देखो E वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला है मेरे पास, दिस इज P अपॉन R की पावर 3 है। यहाँ वेक्टर लगा रखा है, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा, वेक्टर लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं खाली ऐसे छोड़ देता हूं तो क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, विच इज नॉट द केस, जो कि नहीं है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कहां से कहां की ओर होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां की ओर है मेरा, ऐसे है। अगर मैं इस पॉइंट को कुछ बोल दूं, माना ये P है पॉइंट, इसको मैं Q बोल दूं, इसको मैं R बोल दूं, इसको मैं S बोल दूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की ओर है, R से S की ओर है या नहीं है? आंसर हाँ जी है। और दूसरा मैंने ये भी बोला था कि ये RS जो वेक्टर है वो AB के पैरेलल है। इसका मतलब अगर P ऐसे है तो E ऐसे है, दोनों के बीच एंगल कितने का है, 180 डिग्री का, यानी बोथ आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। और जब भी कोई दो वेक्टर एंटी पैरेलल होते हैं तो यहां पर हम क्या साइन लगाते हैं, नेगेटिव साइन। ठीक है, एंड दिस नेगेटिव साइन इज रिप्रेजेंटिंग दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, एंड फॉर दिस सी डायग्राम। किसको देखो, ये कमेंट कहां से किया हमने, डायग्राम से किया, सी डायग्राम, डायग्राम को देख लो भाई। ओके, तो दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ओके, नाउ अब कल हमने क्या डिस्कस किया था, अगर मैं यस्टरडे की बात करूं, यस्टरडे हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल इन एक्सियल डायरेक्शन। इन एक्सियल डायरेक्शन फॉर्मूला क्या आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज ट्वाइस ऑफ P वेक्टर अपॉन R की पावर 3, ये फॉर्मूला आया था इन वेक्टर फॉर्म। ये कल डिस्कस किया था, और ये कहाँ आया मेरे पास,
आज आया, जो कि किस डायरेक्शन में है, इक्वेटोरियल डायरेक्शन में, और ये कहाँ है, एक्सियल डायरेक्शन में है। अब मैं यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, और अगर आपने कल वाला और आज का लेक्चर बड़े गौर से देखा है और उसको समझा है, तो आप यहाँ पर उन स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये कमेंट कर सकते हो। पहला स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट है वो है इस ई की डिपेंडेंसी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, पहले ऐसे लिखेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल डिपेंड्स अपॉन, पहला स्टेटमेंट है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड दिस इज P। दूसरा स्टेटमेंट है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, यानी कौन सा पॉइंट, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सॉरी, पॉइंट एंड सेंटर ऑफ डाइपोल, ये दूसरा पॉइंट हमारे पास। और तीसरा पॉइंट है एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड पी वेक्टर। पहला ऑप्शन आपके पास ऑप्शन ए है, ए एंड 1 एंड 2 आर करेक्ट, ठीक है, दोनों करेक्ट हैं। दूसरा ऑप्शन है मेरे पास, ऑप्शन नंबर बी है 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी है नन ऑफ दीज एंड ऑप्शन नंबर डी है ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। बताओ ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि दोनों स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। स्टेटमेंट बी क्या बोल रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल 3 आर करेक्ट। ऑप्शन सी बोल रहा है इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन डी बोल रहा है ओनली पहला वाला करेक्ट है। बताओ कौन सा टिक करोगे, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। आई होप आपने अपना जवाब दे दिया होगा, कमेंट में जवाब दे दो देखो यहाँ पर पहली चीज देखो क्या बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पे डिपेंड कर रहा है। देखो भाई साफ कर रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कर रहा है। दूसरा डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड सेंटर ऑफ डाइपोल, करता है भाई। ये सेंटर ऑफ डाइपोल है, ये वो पॉइंट है जहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, यानी ये डिस्टेंस कितनी है, आर है, आर पे डिपेंड कर रहा है। हाँ जी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है। थर्ड वाले मेरे को थोड़ा बहुत झोल लग रहा है भाई, एंगल बिटवीन आर एंड पी, आर और पी के बीच का एंगल कर रहा है नहीं कर रहा है डिपेंड। देखो इसे समझने के लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा दोनों चीजों को साथ लेकर चलनी पड़ेगी। वैसे आंसर दे दिया होगा आपने, लेकिन फिलहाल समझो। ये मेरे पास एक डायपोल है -q + q, ये p की डायरेक्शन है, p इस डायरेक्शन में है, ओके। ये डायरेक्शन कौन सी होती है, इक्वेटोरियल, और r यहीं से मेजर होता है, तो दिस इज माई r वेक्टर, यहाँ से यहाँ तक। पहली बात तो ये हुई, एक किस डायरेक्शन में हुआ, एक्सियल डायरेक्शन में। दूसरा अगर मुझे इक्वेटोरियल की बात करता हूँ तो ये -q है, ये +q है, ये इसका सेंटर है, और ये डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है p और ये मेरे पास r वेक्टर है इन दिस केस। यहाँ पर एंगल थीटा इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री, और यहाँ पर एंगल थीटा इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री। क्या दोनों केस में डायपोल मोमेंट सेम निकल के आया है, नहीं निकल के आया है। देखो यहाँ कितना है, 1 है, खाली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ कितना है, 1 है, यहाँ 2 आ गया है, बराबर आया, नहीं आया, बराबर नहीं आया। इसका मतलब इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन डायरेक्शन। किस पर डिपेंड करता है ये, डायरेक्शन, या बोल सकते हैं एंगल पे डिपेंड करता है कि आर पी के साथ कितना एंगल बना रहा है। अगर 0 बनाएगा तो आंसर ये हो जाएगा, अगर 90 बनाएगा तो आंसर ये हो जाएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है, अगर ये ना 0 बना रहा हो ना 90 बना रहा हो, कोई एक थीटा एंगल हो, ये Q है, ये -q + q, ये यहाँ वो पॉइंट हो, ना तो ये इक्वेटोरियल में है ना ये एक्सियल में है। अब बताओ तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, यही हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर रहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल
एट एनी पॉइंट, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर। हम ये नहीं बोलेंगे कि एट एनी पॉइंट ऑन एक्सेस, हम ये भी नहीं बोलेंगे कि एट एनी पॉइंट इन इक्वेटोरियल लाइन, हम ये बोलेंगे किसी भी पॉइंट पर, यानी इन जनरल बात करेंगे। तब वहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से फाइंड करेंगे, ये हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट एम रहेगा। ठीक होगी बात। तो ये क्या था, आज का हमारा लेक्चर था। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम इससे रिलेटेड बेहतरीन न्यूमेरिकल करेंगे। फिर आप क्या हो जाओगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यानी 5 नंबर तो पक्के हो गए आपके। ठीक, आता है यहाँ से क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो पढ़ना है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तो बोले थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।